हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर्स एकेडमी। आज फिर से हम आरआरबी ग्रुप डी का जो नेक्स्ट पेपर है 28 नवंबर 2025 के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम इस पेपर में जो किस टाइप से क्वेश्चन आरआरबी में पूछता है, ग्रुप डी में किस इसके पहले किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है न्यूटन की गति के नियम को निम्न में से का नियम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन का नियम जो प्रथम है, प्रथम नियम के बारे में बात कर रहा है। वैसे तो न्यूटन के 3 नियम हैं जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो प्रथम नियम है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम नियम को है उसको जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है कि देखो जब भी इस नेचर पे हमेशा परिवर्तन का विरोध होता है। किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो, जैसे कोई भी स्थिति यहाँ पे मोशन की बात हो रही है यानी गति के, तो देखो जब कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी और कोई गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी। वो हमेशा परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे यहाँ पे हमने एक इमेज भी डाल रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ग्लास के ऊपर एक पेपर और पेपर के ऊपर आप कॉइन रख देते हैं और रैंडमली अचानक आप पेपर को बाहर निकालते हो, जो कॉइन है वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है और ग्लास के अंदर गिरने का रीजन यही होता है कि हमने पेपर को तो गति में कर दिया, बट जो हमारा कॉइन है वो अभी भी अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाह रहा और वो उसी जगह पे रहना चाह रहा है। अब वहां पे रहेगा, पेपर नीचे है नहीं, पेपर हट चुका है, तो ग्रेविटी इसको यानी गुरुत्वाकर्षण अपने आप नीचे इसको खींच ली। तो इसी प्रकार से होता है, कोई भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी और यदि वो रेस्ट में है यानी स्थित अवस्था में है तो वो स्थित अवस्था पे ही रहना चाहेगी। इसी नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि हमेशा परिवर्तन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? अब देखिए यहाँ पे भी जड़त्व के नियमों के साथ है और जड़त्व का नियम और द्रव्यमान के नियम के बीच में एक संबंध होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम द्रव्यमान m को बढ़ाएंगे तो उसका जो मास बढ़ेगा, यानी हम मास को बढ़ा रहे हैं और मास बढ़ने से किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी बढ़ता है। इनर्शिया, क्योंकि जो जड़त्व है जिसको इनर्शिया कहते हैं, तो इनर्शिया पूरी तरीके से डिपेंड होता है मास पे। जितना आपका द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही आपका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, अब इमेज में भी देख सकते हैं। एक हमने वस्तु की 300 केजी और एक हमारे पास 30 केजी की है। तो 30 केजी में हमें इसको अगर रेस्ट में है, रेस्ट से स्थिर अवस्था से गतिमान करना होगा तो इसमें कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि 300 केजी के ऑब्जेक्ट को हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मेन यही रीजन है कि उसका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा होने की वजह से उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो गतिमान कराने के लिए यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन की अगर देखिए बात करें, अब यहाँ पे कह रहा है कि समान आकार की हैं, लेकिन अगर वहीं पे दो अलग-अलग वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की बॉल हो गई, तो उसमें अगर बल करेंगे, फुटबॉल पे बॉल लगाएंगे, तो फुटबॉल का जो मास होगा वो कम होगा, फुटबॉल के मास कम होगा, जबकि उसी साइज की अगर पत्थर की गेंद होगी, उसका मास ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा होगा, दोनों स्थिर अवस्था में है, तो वहां के उस केस पे पत्थर की गेंद पे या पत्थर की जो बॉल है उस पे हमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो फुटबॉल है उसका मास कम होने की वजह से वो उसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा और वो कम फोर्स में ही गतिमान हो जाएगी। तो जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन देखो पहला ए दिया था, पत्थर गति के प्रथम नियम का अधीन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास और जड़त्व का है, तो जड़त्व का जो होता है वो जड़त्व का यानी न्यूटन का प्रथम नियम पर होगा, यानी जो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणामस्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। इसी सेम सिमिलर अगर कोई वस्तु गतिमान भी है और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए भी हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसको इस तरीके से समझे, जैसे कोई एक ट्रक है और कोई एक साइकिल, ट्रक का वजन ज्यादा है तो अगर वो एक सेम स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, साइकिल भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो दोनों को रोकने के लिए जिसका मास ज्यादा होगा उसी में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ट्रक के केस में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और साइकिल के केस में हमें बल कम लगाना पड़ेगा।
तो जड़त्व को ये याद रखिएगा, जो जड़त्व है इनर्शिया, इनर्शिया आपका केवल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट कितना द्रव्यमान है। अगर जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान होगा, उतना ही ज़्यादा उसका उस पे बल लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अब बेरियम क्लोराइड और सोडियम जो सल्फेट है, ये दोनों हमने एक सॉल्यूशन पे डाला। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी कंपाउंड अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा और वह हमेशा कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को यानी कंपाउंड को उससे जो मेटल होगा उसको रिप्लेस कर देगा। जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि सोडियम की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर इसमें आप एयर में फ्रीली छोड़ दें तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन से करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ये सोडियम को यानी सोडियम बेरियम को हटा देगा। यानी बेरियम क्लोराइड से सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हटाएगा और उसकी जगह खुद पहुंच जाएगा। तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी Na और बेरियम मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। वहीं पे जो बेरियम है वो कहाँ पे चला जाएगा, सोडियम की जगह में। तो बेरियम सल्फेट बनेगा। यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो दो एलिमेंट एक दूसरे को अ, स्थान पे परिवर्तन किए हैं। यानी सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उनको डबल डिस्प्लेसमेंट, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन होती है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो बेरियम क्लोराइड होता हाइड पे हम सोडियम डालते, तब ये रिएक्शन जो होती इस केस पे ये सोडियम क्लोराइड बनता और साथ में बेरियम आपका सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम फ्री स्टेट में था, ये कंपाउंड के स्टेट पे नहीं था। तो यहाँ पे सोडियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, बेरियम को, और उसके साथ मेटल साल्ट का फॉर्मेशन किया। मेटल साल्ट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना और जो बेरियम है ये फ्री स्टेट पे पहुंच गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने केवल एक ही सॉल्ट लिया था जो बेरियम क्लोराइड है, जबकि दूसरा जो हमारा कंपाउंड है ये हमने फ्री स्टेट में लिया, इसका सॉल्ट नहीं लिया। तो जब एक सॉल्ट और उसमें किसी मेटल को डालते हैं तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी इसको विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ इस केस में हमने दोनों में क्या डाला है, मेटल के सॉल्ट लिया है। बेरियम क्लोराइड भी मेटल सॉल्ट है और सोडियम सल्फेट भी मेटल सॉल्ट है। इन दिस केस ये रिएक्शन आपस में जब प्लेस को चेंज कर रही हैं, बेरियम सोडियम के प्लेस में सोडियम बेरियम के, तो डबल यानी दो दो मेटल अलग अलग जो हमारे सॉल्ट हैं उनके साथ प्लेस को चेंज किया, इसलिए इसको बोलेंगे दोहरा विस्थापन। यानी किसी भी अपक्रिया में ये आपको याद रखना, किसी भी अपक्रिया में यदि दोनों सॉल्ट है, दोनों मेटल सॉल्ट, उन्होंने दोनों अपने प्लेस को चेंज किया तो क्या बनेगा, वो दोहरा विस्थापन होगा। अगर केवल एक ही सॉल्ट है और एक हमने फ्री स्टेट में मेटल को लिया है तो वह इस केस में आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका, अब देखिए यहाँ पे बात हुई लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब पहले हम जानते हैं ये लाइसोसोम है क्या। पढ़े होंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर में लाइसोसोम एक सेल का ऑर्गन है, यानी लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसका जो मेन काम होता है, ये लाइसोसोम क्या होता है, एक छोटे से थैले के या वेसिकल्स के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इन केस मान लेते हैं हमारी कोई सेल है या उस पर कोई फॉरेन यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया या ऐसे कोई उस पर अटैक करे और वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब वो प्रॉपर सेल वर्किंग नहीं कर रही है, तो इस केस में जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करेगा, इसके अंदर एक एंजाइम जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है, उस एंजाइम को यानी अपने आप को बस्ट कर देगी। अपने आप को जैसे ही लाइसोसोम बस्ट करेगा तो उससे एक एंजाइम निकलेगा जो पूरी कंप्लीट सेल को यानी जो हमारी सेल है उस सेल को क्या करेगी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी पूरी सेल को ही खत्म कर दी। अब वो जो इन्फेक्टेड सेल का है या डैमेज सेल का है, अब वो सेल नहीं रही, उसको किसने डैमेज कर दिया, लाइसोसोम ने, जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, इसी की वजह से लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है कि क्योंकि जब भी ये एक तरीके से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है कि कोई हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर गए, यानी डब्ल्यूबीसी अगर उससे लड़ते-लड़ते कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में डब्ल्यूबीसी को खत्म करेगा। उसके अब जब एक पुरानी डब्ल्यूबीसी खत्म होगी तो उसके प्लेस में एक नई डब्ल्यूबीसी आएगी जो बेटर रहेगा, उसके पास और फाइट करने की कैपेबिलिटी रहेगी। तो
या अब हम ऑप्शन की बात करते हैं लाइसोसोम्स के अकॉर्डिंग कौन-सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर पहला ऑप्शन कहें, दर्द महसूस करने में सहायता करने तो नहीं, क्योंकि दर्द से कोई मतलब ही नहीं है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम कहाँ है? सेल का पार्ट है और सेल के पार्ट से दर्द तो हमें फ़ील नहीं हो, क्योंकि हम पार्टिकुलर सेल को तो देख नहीं सकते। दूसरा है हानिकारक जीवाणुओं को निगलने वाली श्वेत रक्त कोशिका। हाँ, इस ऑप्शन के साथ हम चलेंगे, क्योंकि ये मोस्टली जो लाइसोसोम्स होता है सभी सेलों के पास होता है, लेकिन यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका के अकॉर्डिंग भी सही है। बाकी जो इसका है पित्ताशय में ऑक्सीजन पहुँचाने वाली एक रक्त स्थिर कोशिका, ये भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने वाली एक हरी पत्ती। तो देखो सेल के अंदर है तो हम ये ऑप्शन इस पे से नहीं कहेंगे कि पित्ताशय के में केवल, क्योंकि मेन इसका जो काम है वो लाइसोसोम जो हमारी सेल की प्रोटेक्शन, अगर सेल डैमेज हो तो उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन ही बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? अब देखिए तरंग होती क्या है? पहले इसकी बात करें। देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो वेव है, उस वेव में जो वेव चलती है उसके कई सारे इस तरीके से वेव फॉर्मेट चल रही होती है, तो ये वेव के रूप में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए ये मेन पोजीशन है, यानी मध्य के से दूसरी तरफ, और ये देखो ये दोनों तरफ मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस्ड हो रही है, यानी जितनी मैक्सिमम हमारी वेव लेंथ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि भाई हमारी जो वेव जा रही है, तरंग जा रही है, वो अपने माध्य से कितना अधिकतम दूरी तक ट्रेवल करती है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जो भी तरंग की आयाम यानी एम्पलीट्यूड यानी आयाम, और तरंग की एनर्जी ये आयाम पे निर्धारित करती है। यानी कितनी, देखो जितना ज़्यादा उसका मीन पोजीशन से विस्थापन होगा, यानी उस तरंग में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी है, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो हमें और ज़्यादा लाउडर सुनाई देगी। याद रखिएगा, अगर देखो तरंग जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, आवाज़ कम रहेगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएँगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे आवाज़ की जो श्रिलनेस चेंज होती है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो आवाज़ पतली होगी, और अगर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कम है तो वो आवाज़ मोटी होगी। ये इस तरीके से समझिए कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आवाज़ की वो कम होती है, जिसकी वज़ह से उनकी आवाज़ मोटी होती है, और जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की उसमें ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी की वज़ह से उनकी आवाज़ क्या होता है, तो पतली होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड से संबंधित क्या है? तो एम्पलीट्यूड से आकृति नहीं, तरंगदैर्घ्य नहीं, चाल। तो यहाँ पे तरंग की ऊर्जा से संबंधित है कि भाई तरंग की ऊर्जा कितनी होगी, जितना ज्यादा आयाम उतनी ही ज्यादा उसकी ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में, अब मुकुलन मतलब बडिंग, यही चीज याद रखिएगा, कई बार बडिंग वर्ड भी यूज कर देता है हिंदी में, कई बार मुकुलन। तो अब देखिए हाइड्रा का जो मुकुलन प्रक्रिया है उसके क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए थे, इनको आगे पीछे करके तो बेटर ऑप्शन क्या होगा? तो पहले हम मुकुलन के बारे में समझते हैं कि मुकुलन होता क्या है। जैसे यहाँ पे मुकुलन की बडिंग की बात की जाए तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है यही आपका क्या कहलाता है? बड। अब ये बड क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रो करेगा। जैसे ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है तो यहाँ से आप देख सकते इसी को बोल दीजिए कि मुकुलन, कि भाई हमारा जो बड है अब धीरे धीरे ग्रो किया, अब ये थोड़ा सा इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, यानी ये मुकुलन बनना शुरू हुआ। जब यही मुकुलन पर एक तरीके से परिपक्व हो जाएगा और काफ़ी डेवलप हो जाएगा, यानी हम कहें कि मैच्योर हो चुका है, मैच्योर होने के बाद यहीं से ये बड टूटेगा यानी ब्रेक होगा, यानी अपने पैरेंट से अलग होके एक नए प्लांट का रूप या एक न्यू बॉडी का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इसमें स्टेप क्या? पहले जो को बड हुआ, बड का इंटीमेशन शुरू हुआ कि इनिशिएशन शुरू हुआ कि किस तरीके से बडिंग का आरंभ हुआ। अब बडिंग धीरे-धीरे क्या होगी? उसका वियोजन होगा। यही वैसे बडिंग बडिंग अब क्या किसमें जाएगी? मुकुलन की स्थिति में जाएगी। जब मुकुलन उसका होगा यानी एक तरीके से जो बड है, मुकुल तैयार हुआ, अब ये परिपक्व होगा। परिपक्व मतलब मैच्योर होगा। देन ये मैच्योर होने के बाद पेरेंट्स से अलग होगा यानी वियोजन होगा, और वियोजन के बाद से इसमें जो डेवलपमेंट ग्रोथ वो नई वृद्धि होगी। यानी एक तरीके से फिर नया हाइड्रा तैयार हुआ और वो ग्रोथ करेगा, और फिर से इसी तरीके से इसकी उस नए हाइड्रा के पास कोई बड आएगा, बड फिर ग्रो करेगा, यानी वो बड ग्रो करने के बाद मैच्योर स्टेट में जाएगा, मुकुल परिपक्व होगा, मुकुल का वियोजन। तो इसका सही क्रम क्या हुआ? पहले मुकुल का आरंभ होगा, यानी इसके बाद मुकुल का परिपक्वता आएगी, मैच्योर होगा, देन मुकुल का वियोजन होगा और नई वृद्धि आएगी, यानी नई हमारा एक हाइड्रा का प्लांट मिलेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप पहले बात समझते हैं गुरुत्वीय बल कहते किसको हैं? तो गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है जो यूनिवर्स में, ये एक ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी ऑब्जेक्टों के बीच में लगता है। चाहे कोई दो व्यक्ति पास में बैठे हों या कोई दो बड़े प्लेनेट रखे हों या कोई गैलेक्सीज हो, हर जगह गुरुत्वीय बल ही हमें देखने को मिलता है। यानी हर ऑब्जेक्ट के बीच में गुरुत्वीय बल आपको लगते हुए दिखेगा। अब अगली बात करें तो गुरुत्वीय बल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर। M1 यानी दो ऑब्जेक्टों के बीच में लगेगा तो M1 पहले ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान, M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास या द्रव्यमान, और R यहाँ पे जो है ये रेडियस है। यानी रेडियस क्या कहें कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे रखा है एक यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2 हुआ। तो इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी स्क्वायर हुआ। तो जो हमारा बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये ध्यान रखिएगा ये उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फोर बल है कितना बल लगेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम होता चला जाएगा, दूरी कम करेंगे बल बढ़ता हुआ चला जाएगा, द्रव्यमान को बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, द्रव्यमान को कम करेंगे बल कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान के साथ बल का सीधा संबंध है। जबकि दूरी यानी उनके बीच की दूरी डिस्टेंस का जो संबंध है वो उल्टा संबंध है, दूरी को बढ़ाएंगे बल कम होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका हमेशा एक ही नेचर है, ये सभी चीजों को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सभी चीजों को अपनी ओर ही खींचेगा। इसका कोई भी जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा जाता है कि भाई डायरेक्शन अगर सेम रहा, इसमें ऐसी पोलैरिटी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगल फोर्स है, वन वे डायरेक्शन है, लाइक फ्रिक्शन के जैसे कि फ्रिक्शन भी हमेशा अपोज करता है, उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा अपने ओर खींचेगा। अब एक चीज समझिए, अभी हमने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच में भी ये फोर्स महसूस लगेगा, बट जो यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू है, इस वैल्यू कैपिटल जी जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं जिसकी वजह से वो दिखता नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो इतना कम होने की वजह से इसको हम फील नहीं कर सकते। लेकिन जब जैसे हम पृथ्वी हो गया और प्लैनेट की बात करें, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट या स्टार्स के बीच में बात करें तो उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से उस केस में हम इस बल को महसूस कर पाते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे जो कैपिटल जी है ये है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, बट यहीं पे एक स्मॉल जी भी आता है, तो स्मॉल जी को गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी बोला जाता है, जो हम पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान दी, कैपिटल जी जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, जबकि जो स्मॉल जी है इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण के रूप में जाना जाता है। तो अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जितना द्रव्यमान बढ़ाएंगे उतना हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है। अब इस चीज को समझिएगा, अभी हमने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा, इसके पास केवल एक ही नेचर होता है अट्रैक्शन का, रिपल्सन कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं करता। तो पृथ्वी से दूर कैसे जाएगा, ये तो पृथ्वी के केंद्र की ओर ही इसकी डायरेक्शन होगी। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये कथन देखो, अगर दूरी पर निर्भर नहीं करता, अभी ये बात की है कि जो फार्मूला होता है उसमें साफ साफ आर स्क्वायर है, यानी ये दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी बढ़ाएंगे बल कम होगा, दूरी कम करेंगे बल भी कम होगा। यह एक अपकेंद्री बल है, जी नहीं। अपकेंद्री बल एक अलग होता है, उसके बारे में हम कभी अलग से बात कर लेंगे। अभी बस ये समझिएगा कि जो अपकेंद्री बल और एक अपकेंद्री अकेंद्री दो टाइप के बल होते हैं, तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन में हमें देखने को मिलता है, यानी वृत्ताकार गति में हमें देखने को मिलता है। इसका हम अलग से आपको वीडियो दे देंगे। धात्विक चालक का प्रतिरोध के साथ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। प्रतिरोध, अब देखो ये कौन सा मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है। जो मेटल होते हैं, मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है, इस चीज पे देखो। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में पहले समझो, रेजिस्टेंस है क्या। देखो रेजिस्टेंस यानी जब इलेक्ट्रिक पाथ में बात की जाए तो आर जो होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, और इसको हम बोलते हैं ये हमेशा विरोध करता है, करंट का अगेंस्ट में रहता है।
ओके, तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उस पे जो करंट लॉसेस ज़्यादा होगा। और अगर जो धात्विक है मेटल वायर है या जो भी मेटल के इक्विपमेंट है, उनमें अगर आर की वैल्यू कम है, तो उसमें ईज़िली करंट फ्लो होगी। तो जो धात्विक है, वो मेटल में बात करें तो मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है, वो कम होता है। कम होने की वजह से ही ये करंट को फ्लो करा पाते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, तो यहाँ से करंट नहीं फ्लो हो पाती। करंट क्यों फ्लो हो पा रही? बिकॉज़ ऑफ रेजिस्टेंस कम है और मेटल के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज़ समझिएगा, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, वो करंट को चार्ज को लेके चले जाते हैं या चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। बट एक समस्या भी है कि जितना देखो, अगर मेटल के पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है और जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके पास और फ्री मेटल आएँगे और अधिक फ्री मेटल होने की वजह से उनके बीच में जो पाथ पहले इज़िली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाते हैं, वहाँ पर क्राउडेड इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर उनके बीच में आपस में टक्कर बढ़ेगी, यानी एक-दूसरे से टक्कर टकराने की वजह से उनके बीच में प्रतिरोध भी बढ़ना शुरू होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो मेटल होते हैं, मेटल पे टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से उनके बीच में कोलाइड स्टार्ट हो जाता है। कोलाइज़न की वजह से उनमें प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके? तो लेकिन इसी के जस्ट उल्टा जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस पे करंट फ्लो नहीं हो पाती। बट जैसे ही हमने नॉन मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही नॉन मेटल के पास आए, अब नॉन मेटल भी लाइक वर्क करने लगे कंडक्टर का, कि वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा, यानी उससे भी करंट अब इजीली फ्लो होगी। चलें, तो आई आई होप ये आपने दोनों समझ गए होंगे कि टेम्परेचर से जो मेटल है, मेटल का प्रतिरोध बढ़ेगा, नॉन मेटल का प्रतिरोध कम होगा। ऐसे ही जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका भी यही होता है। सेमीकंडक्टर केस में भी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोध कम होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या है? देखो, एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। अब बात समझने से पहले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? देखो, जब भी किसी वायर पे, किसी तार पे करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग में यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी जहां पर कोई दूसरा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को लाने पे उसके बीच में एक इसको फोर्स का फील हो। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि हम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेकर आते हैं, तो उस पे एक फोर्स का अट्रैक्शन फील होने लगे, एक फोर्स अप्लाई होने लगे। और ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? जो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना। यानी इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से किसी भी वायर के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो फील्ड किस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी करंट कितनी बह रही है। यानी करंट अगर हमारी ज़्यादा है, करंट आई बढ़ेगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूरी है, आप देखो वायर है, वायर से जितना दूर जाएँगे उतने दूर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होगी। सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड आपको फ़ील होगा वो वायर के किनारे फ़ील होगा, जितना आप वायर के पास रहोगे। वायर से दूर जाएँगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक है यानी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, वह किसके द्वारा आपके उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखें और उस वायर पे आप अपनी जो फिंगर्स उनको रैप करें, यानी उंगलियों को मोड़ें। तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर मुड़ेंगी, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर मुड़ती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला कथन की बात करें, अच्छा एक चीज और,
जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर कट करेंगी तो ये मान लीजिए हम मानते हैं कि 2 मैग्नेटिक एक लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड की और एक ये लाइन। अब इन दोनों की वजह से एक कॉमन पॉइंट आएगा जहाँ पे 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक की डायरेक्शन एक क्या कहेगा? एक की डायरेक्शन आपकी ये है और एक की डायरेक्शन ये। तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल होगा? तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्कल है ये हमेशा एक जो वायर वायर इसके सेंटर पे होगी और इसके सराउंडिंग में इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेट में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहला कथन तो हमारा क्या सही है क्योंकि जो धारावी चालक में यानी कोई भी मेटल कंडक्टर है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केंद्र से अनुदिश होता है यानी केंद्र के समकेंद्री में फैला होता है। दूसरा कथन है इन चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो ये भी कथन है। इसे देखो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो इंग्लिश में राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात ये दोनों कथन स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई जिसमें कह रहा है जो हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराई जा रही आयोडीन के साथ हाइड्रोजन हाइलाइड प्लस क्या सल्फर बनेगा। अब ध्यान देखो ये हाइड्रोजन हाइलाइड है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अब अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एक तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। अच्छा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जब एक साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को छोड़े तो उसको सॉरी ऑक्सीडेशन कहेंगे और कोई कंपाउंड यदि हाइड्रोजन को ले तो उसे रिडक्शन कहेंगे या इसके उल्टा कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को ले तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को छोड़े तो रिडक्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन को छोड़े और ऑक्सीजन को ले तो ऑक्सीडेशन, अगर कोई ऑक्सीजन को छोड़े और हाइड्रोजन ले तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। तो ये चीज अब ये किसी रिएक्शन में दोनों चीज एक साथ होंगी तभी वो कहलाएगी रिडॉक्स। अगर कोई केवल एक ही चीज हो तो ऐसी रेयर ही रिएक्शन होंगी कि जिसमें एक ही चीज हो। बट जितनी भी रिएक्शन होती हैं अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ रिडक्शन भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी होना कंपलसरी है। ऐसा तो नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं। तो यानी जो रिडक्स अभिक्रिया उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों से होना चाहिए। अब इस अभिक्रिया में बात करें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2 ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन का गिव अप करके सल्फर में जा रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का गिव अप कर रहा है यानी इसका क्या हो रहा है हाइड्रोजन का गिव अप यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होकर सल्फर मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आयोडीन है आयोडीन हाइड्रोजन को ले रहा है, हाइड्रोजन को लेना रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ, आयोडीन का क्या हुआ रिडक्शन यानी अपचयन हुआ। तो इसमें देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही। वहीं आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये भी कथन सही है क्योंकि आयोडीन ने एक हाइड्रोजन को लेके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। तो ये दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया। हरा सड़े अपशिष्ट के देखो हरा सड़े अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक यानी धातु कांच के लिए इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। अब देखो ये जो प्रक्रिया ये मतलब देश को साफ करने के लिए एक मुहिम चलाई गई तो उसके थ्रू इस तरीके से आपने कई बार अपने आसपास जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसमें भी ये चीज सुना होगा कि हरा कूड़े गीले कूड़े को हरे में डालें और सूखे कूड़े को नीले कंटेनर में। तो ये एक चीज समझिए कि देखो कंटेनर कई तरीके के होते हैं। बेसिक हमारे घरों पे 2 ही टाइप का कूड़ा निकलता है, एक ग्रीन डस्टबिन यानी जो बायोलॉजिकल जिसको कंपोज किया जा सके जैव विघटन वाला, और एक होता है जैसे मेटल हो गया या प्लास्टिक हो गया इस टाइप का जो ड्राई वेस्ट होता है उसके लिए हम ब्लू डस्टबिन का यूज करते हैं। बट केवल यही दो नहीं, इसके साथ अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे आपको और डिफरेंट टाइप की कलर की डस्टबिन मिल जाएंगी। जैसे रेड डस्टबिन का
जैसे कोई बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो रेड डस्टबिन में डाला जाता है। येलो डस्टबिन में सैनिटरी एंड मेडिकल वेस्ट को डाल दिया गया। ब्लैक में जर्नल वेस्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रिसाइक्लिंग। तो जो रिसाइकिल का यूज़ नहीं, मतलब जिन मेटल या जो चीज़ जनरल यूज़ की चीज़ें जिसको रिसाइकिल नहीं कर पाना पॉसिबल है, उन सबको ब्लैक में। तो अब देखिए इसका ये सब अलग-अलग डालने का क्या मोटिव है? इससे फ़ायदा क्या है? तो देखो जब हम बायोडिग्रेडेबल यानी जैव विघटनीय पदार्थों को एक अलग कंटेनर में डालेंगे, तो उसको ईज़िली हम क्या करें, जैसे भोजन का हो गया, छिलके हो गए, तो ये ईज़िली डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हमारा दोनों कूड़ा एक साथ मिक्स होके मेस नहीं फैलेगा कि भाई कुछ उस बायोलॉजिकल है वो और प्लास्टिक भी है, तो उससे वो भी क्या एक तरीके से पॉल्यूटेड होता चला जाए। तो उसको ईज़िली डिकम्पोज़ करके उससे खाद बना ली जाएगी ईज़िली। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लू डस्टबिन में प्लास्टिक हो गया, धातु काँच हो गया, तो वो सेपरेट होगा, तो उसको ईज़िली हम क्या कर लेंगे, पृथक करके उसका रिसाइक्लिंग करके दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। जिससे हमारे आस-पास जो कई बार आपने सुना होगा कि आस-पास बहुत कूड़ा-कचरा का पहाड़ लगता जा रहा है, तो ये इसमें थोड़ा-सा मदद मिलेगी जिससे हमारा कूड़ा-कचरा कम होगा। तो इस इन दोनों का डिफरेंट-डिफरेंट कलर की बकेट यूज़ करने का जो मेन हमारा प्रॉफ़िट है वो क्या होगा? इससे जैव विघटनीय अपशिष्टों को अजैविकीय घटनीय अपशिष्टों से पृथक करने में सहायता मिलती है और इज़िली उनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अजैव विघटनीय जो मटेरियल है उसको हम रिसाइक्लिंग कर लेंगे, जो जैविक विघटनीय अपशिष्ट है उनको हम डिकम्पोज़ करके खाद में परिवर्तित कर लेंगे, जिससे हमें प्लांट्स के लिए एक बेटर खाद भी मिल जाएगी और इसमें जो टाइम कंजप्शन है वो भी एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? अब देखो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड को फॉइल ली थी, उस पे अल्फा रे डाला था। तो इन्होंने अपने अल्फा रे के थ्रू ये ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि इनके पहले ये माना जाता था, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने-अपने थॉट्स दिए, तो इसके पहले ये माना जाता था कि जो एक न्यूक्लियस है, यानी किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो पूरी बॉडी पे मूव कर रहे हैं और आपने इसमें शायद क्लास में पढ़ा भी होगा जिसमें वाटरमेलन थ्योरी भी दी गई थी या अ, एक पडिंग केक वाली थ्योरी भी दी गई थी कि जिसमें हमारे जो वाटरमेलन यानी जो ब्लैक सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और पूरा जो रेड पल्प है वो सॉरी रेड पल्प है वो इलेक्ट्रॉन एंड जो सीड्स हैं वो प्रोटॉन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट है। इसके पहले ये मानता था कि ज्यादा हमारे पास नहीं, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स डाला, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम गोल्ड फॉइल से अल्फा रे को पास करते हैं, तो उस केस में बहुत सारी जो हमारी रेज़ हैं, वो बिल्कुल सीधे निकल जाती हैं और उनमें पाथ में डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी हैं, जो हल्के पाथ में डाइल्यूट या अपने पाथ से डेविएटेड हो रही हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी भी हमें रे मिली, जो अपने पाथ से जस्ट कम बैक जिस लाइन पे गई थी, उसी लाइन से जस्ट वापस गईं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का हुआ और जो इसका न्यूक्लियस है उसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव नेचर, यानी इससे ये मालूम चला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से एरिया पे रखा हुआ है और उस एरिया पे जब हमने अल्फा पार्टिकल्स डाला, तो वो अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज दिया। तो सारा ये तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये अनुमान लगा, यानी ये पता लगा कि जितना भी हमारा प्रोटॉन है, वो एक बहुत ही छोटे से एरिया पे रखा है और यहीं से डिस्कवरी हुई नाभिक की यानी न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रक्रिया किसकी डिस्कवर की? न्यूक्लियस की। और इसके बाद देखो जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, तो आप इसके लिए ये भी याद रखिएगा रदरफोर्ड ने ही किया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन हो गया जेम्स चैडविक। इसे ईटा पर नाच भी आप याद रख सकते हैं। ईटा पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन की आपका हो जाएगा प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जे चैडविक। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? यूकैरियोटिक सेल, आप ध्यान से देखो सेल दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक को ऐसी सेल के रूप में माना जाता है कि ये जो सेल हैं, इनके पास डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जा रही, यानी इसका न्यूक्लियस आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उसी सेल के अंदर पूरी तरह से फैला होता है, कोई सेपरेट प्लेस नहीं होता जहां पर न्यूक्लियस को हम अलग आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन यूकैरियोटिक सेल पे जो न्यूक्लियस आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक जो न्यूक्लियस है वो आप ऊपर एक सेपरेट लेयर के थ्रू अलग होता है।
तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है यानी पूर्णतया विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता। यहाँ पर हमारा जो केंद्रक के जो कोशिका की जीवन की प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। अब देखो जो यूकैरियोटिक कोशिका है यानी न्यूक्लियस के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्या सेल फंक्शन करेगी, कैसी ग्रोथ होगी, आगे कितनी उसकी लाइफ स्पैन होगी, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है न्यूक्लियस में। सेल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो कहाँ पे स्टोर है? न्यूक्लियस के पास। तो कोशिका की जीवन की प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है यानी न्यूक्लियस एक तरीके से उसका ब्रेन है जो पूरी सेल के फंक्शनिंग को ऑपरेट करता है। अब देखो ऊर्जा उत्पादन, तो अगर यहाँ पे बात की जाए ऊर्जा उत्पादन का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का था, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। भोजन के भंडारण इकाई के रूप में कार्य करना। देखो भोजन का जो भंडारण प्लांट सेल के पास बात की जाए तो प्लांट सेल के पास वैक्यूल होते हैं और लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास छोटे-छोटे वैक्यूल होते हैं, तो ये वैक्यूल भोजन का स्टोर करते हैं। अपशिष्ट का पाचन यानी ये लाइसोसोम करता है, जिसे हम सुसाइडल बैग के रूप में भी जानते हैं कि भाई जो आपकी अनवांटेड चीज़ें उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब निम्नलिखित में से कौन-सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? अब आपको समझना है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से उसपे कुछ ऊपर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उसमें स्टोर होगा। जब हम ऊपर उसको फ्री करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे आएगा और वही जो वर्क हमने उसको ऊपर ले जाने में किया था, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से किसी भी आप धनुष को पीछे की ओर खींचते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं, वहाँ पे स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा के केस में हमें हमेशा हाइट पे जाना होगा। ग्रेविटेशनल स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी, तो अगर किसी चीज़ को ऊपर हाइट में लेके जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होगी, यानी उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम एक ही लेवल पे मूव कर रहे हैं, एक ही लेवल पे इस तरीके से जा रहे होंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक चलती ट्रेन, तो चलती ट्रेन पे क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। बहती नदी यानी नदी का पानी बह रहा है, उसके पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में है, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा का जो फ़ॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका जो फ़ॉर्मूला है mgh, ये आप देख सकते हैं, राइट डाउन और नोट भी कर सकते हैं। और लुढ़कती हुई गेंद, देखो लुढ़कती हुई गेंद भी आपकी कहाँ पहुँच गई? लुढ़कती हुई गेंद ये भी तो आपकी मोशन में हो गई, गतिमान हो गई, और गतिमान में फिर से काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर के तीनों आपके क्या मूविंग कंडीशन में है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि एक मेज पर रखी किताब, इसके पास आपकी पोटेंशियल, ये गतिमान नहीं, ये एक टेबल में है, रखी गई है जमीन से ऊपर उठा के। अब देखो अगर टेबल इसके नीचे से हटा दी जाए तो ये नीचे की ओर गिरेगी, यानी इसके पास स्थिति जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें उसकी वजह से इसमें चेंजेस आएगा। चलिए आगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब श्वेत प्रकाश कांच की प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक वक्रत यानी विकृत होता है। यह किस कारण होता है? अब बात समझिए। देखिए जब प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हैं तो हमें मालूम है कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं और ये 7 कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। वेवलेंथ इनकी डिफरेंट हो गई, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी और इनकी स्पीड भी अलग अलग होगी। लेकिन याद रखिएगा जब ये पार्टिकल्स की स्पीड यानी स्पीड में चेंजेस तब इनको मिलता है कि जब देखो ये अगर आपका एयर में मूव करेंगे या वैक्यूम में चल रहे होंगे तो इनमें इन सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम होगी। लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इनके स्पीड में परिवर्तन आएगा, या इनकी बात करें इनकी वेवलेंथ की वजह से इनकी स्पीड में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमें पता है कि v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, ये न्यू फ्रीक्वेंसी होती है और ये आपका जो लेमडा है ये वेवलेंथ होती है। तो हमें फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वेवलेंथ बदलेगी तो उसकी स्पीड में भी परिवर्तन होगा। इस वजह से देखो अगर वेवलेंथ कम है तो स्पीड में भी चेंजेस होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट रखना है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं उस केस में इसकी स्पीड में परिवर्तन होने लगता है और इसी की वजह से लाइट बेंड होना शुरू होती है। तो लाल रंग की देखो जो रेड कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा
तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा यानी उसमें बेंडिंग सबसे कम होगी। जबकि वायलेट कलर पे जो हमारा वायलेट कलर है, इस वायलेट कलर पे इसकी वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से प्रिज्म से जब जाएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट तरंग दैर्ध्य की वजह से इनमें डिफ्लेक्शन अलग-अलग होने लगता है और डिफ्लेक्शन की इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अपने पाथ से विकृत भी हो जाती है। तो बैंगनी कलर का विकृत होने का मेन रीज़न है बैंगनी रंग में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होना। रेड कलर की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसमें जो डिस्पर्जन है यानी पाथ से विकिरण उसमें कम देखने को मिलता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रेड कलर है इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेड कलर को हम ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ करते हैं। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको हम दूर से ईज़िली देख भी सकते हैं और इस पे स्कैटरिंग भी कम होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग उसमें उतनी ही कम होगी। तो ये तीनों चीज़ याद रखिए, डिस्पर्जन सबसे कम रेड पे, सबसे ज़्यादा वायलेट में, स्कैटरिंग भी सबसे कम रेड पे क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है और ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से इसे दूर से भी देखा जा सकता है, इसी वजह से रेड लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है। यह खतरे के सिंबल के रूप में भी रेड को देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिका, देखो द्विखंडन इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के उसमें आपको यहाँ नाम से ही पता कि बाइनरी मतलब 2, तो द्विखंडन में कितने मिलेंगे 2, लेकिन एक ये भी याद रखिएगा जो बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टी फिजन भी होता है और मल्टी फिजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक हमने, तो मल्टी फिजन में आप एक न्यूक्लियस से कई सारे एक साथ प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखो बाइनरी में एक से केवल 2 ही डॉटर सेल मिल रही हैं, जबकि मल्टी फिजन में एक से कई सारी डॉटर सेल मिल जाती हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो बाइनरी के जैसे एग्जांपल अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये बाइनरी फिजन को करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बात करना है अवतल लेंस की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों लेंस आपके लिए लगा रखे हैं डायग्राम में। तो जो अवतल लेंस है और उत्तल लेंस, तो ये आपका उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों में मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस की सबसे खास बात ये कि कभी भी ये जो अवतल लेंस है ये आपको रियल इमेज नहीं देगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी अवतल लेंस से नहीं मिलेगा। तो अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो जब रियल इमेज नहीं देगा जो हमारा अवतल लेंस है, रियल इमेज को ही हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो बिल्कुल सही है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। भाई देखो दोनों कथन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये तो ऑब्वियस, अगर पहला सही तो दूसरा गलत, और हमें कौन सा नहीं वाले देखना है। तो अवतल लेंस द्वारा ये हमारा जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए सही है बट जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि अवतल लेंस को हम इमेज है, प्रतिबिंब है, कभी भी स्क्रीन में नहीं प्राप्त कर सकते। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो अवतल लेंस हमेशा डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज ही देता है, डिमिनिश्ड इमेज, और ये हमेशा लेंस के पीछे बनाएगा। तो इसका कौन-कौन से पॉइंट सही हुए? फर्स्ट और थर्ड सही हुआ, और नियमित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होगा, ये गलत हुआ। यानी चौथा स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला और दूसरा सही, तो आपका सही ऑप्शन सी हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? तो देखो एक्चुअल में जो प्लांट होते हैं, प्लांट का मोस्ट ऑफ द जितनी भी फंक्शन है मान लेते हैं स्टोमेटा को ही, तो स्टोमेटा जो कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि स्टोमेटा को गार्ड सेल बोला जाता है और ये वाटर के, इसको गार्ड सेल के रूप में भी जानते हैं। ये प्लांट से कितना ऑक्सीजन लेना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, कब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, ये सब गार्ड सेल कंट्रोल करती है। और गार्ड सेल को कौन किसकी हेल्प से कंट्रोल होता है? गार्ड सेल वाटर के थ्रू कंट्रोल होता है। जब आपको गार्ड सेल को ओपन करना है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो वहां पे वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब उसको बंद करना है
तो वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी वो फूल जाएगी, तो वो पूरा गेट बंद हो जाएगा। क्वेश्चन में यही था कि भाई सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो सूजन या सिकुड़न यानी एक तरीके से गार्ड सेल का बंद होना, खुलना, ये जो संरचना ये होती है आपके जलाशय में परिवर्तन, यानी उसके अंदर जितना भी वाटर है उसकी वजह से चेंजेस होता है। यानी स्वेलिंग हो या श्रिंकिंग, ये डिपेंड करता है वाटर कंटेंट कि उसके अंदर पानी की कितनी अवस्था है। जितनी ज्यादा अवस्था पानी की उतनी ज्यादा फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। वाटर कम है तो उसके श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो देखो पदार्थ की अवस्था दो चीजों में डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर का तो आप लोग डायरेक्ट रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम पानी है, पानी को आप किसी भी ओपन कंटेनर में रखो। जब हम किसी ओपन कंटेनर में रखते हैं तो उसका प्रेशर 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम की वजह से जो वाटर है वो 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर कम है तो आइस में हो जाता है, और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विड स्टेट में होता है। 100 से ज्यादा टेम्परेचर में वो गैसियस स्टेट में हो जाता है। तो वाटर देखो 0 से 100 लिक्विड स्टेट, 100 से ज्यादा गैस, और 0 से कम आपका सॉलिड। ये हमने टेम्परेचर के बेसिस से किया। लेकिन इसके साथ आपने और एक एग्जांपल देखा होगा, जो हमारे घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर भी तो एक गैस होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एक प्रेशराइज्ड गैस होती है। इसमें हमने क्या किया, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया है। तो जब हाई प्रेशर की वजह से सिलेंडर पे फिल करते हैं तो जैसे ही हम उसको नोजल से ओपन करते हैं तो उसका वो प्रेशर बाहर कम होता है। तो प्रेशर बाहर कम होने की वजह से वो फिर से जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। तो लिक्विड किसके द्वारा, प्रेशर हटाए गैस में हो गई, गैस में उन्हें प्रेशर लगाया, लिक्विफाइंग हो गई। तो जो सिलेंडर के अंदर गैस फिल की जाती है वो प्रेशर को अप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए जो ए व बी है, यानी तापमान व दाब में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता था, ए व बी सही है। लेकिन जो आयतन है, आयतन को ध्यान रखिएगा, आयतन ये खुद में एक अवस्था है, ये आयतन परिवर्तन करके हम नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी भी गैस की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके आयतन में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। पानी को बॉयल करेंगे तो वो उसमें स्टीम कन्वर्टर में जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसी पानी को आप ठंडा करें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाते हैं तो उसके आयतन में चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि ये भी याद रखिएगा, जो वाटर का मैक्सिमम आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, यानी सबसे कम आयतन। क्योंकि इससे जैसे हम कम कम टेम्परेचर करेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम वो बढ़ने लगता है, और 4 डिग्री से ज़्यादा करने पे भी बढ़ेगा। यानी ये जो नेचर है, इसी नेचर की वजह से जो हमारी लेक होती हैं वो ठंडियों में उनके ऊपर तो बर्फ जम जाती है, बट उनके नीचे आपकी वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जो जलीय जंतुओं को उसके अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाए जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट लिखे जाते हैं, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है किस आधार पे, रिएक्शन के आधार पे, कि भाई वो कितना फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर है, जैसे यहाँ पे हमने पोटेशियम सोडियम, तो पोटेशियम सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इवन आप इस तरीके से मानिए कि इसको आप बाहर खुले ओपन एयर में रख दीजिए तो ये तुरंत रिएक्शन शुरू कर देगा। तो जब तुरंत रिएक्शन होगी तो कभी भी जो ऊपर के मेटल्स है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी, बट जो सबसे नीचे होते हैं जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी जो रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से ये हमें फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो रिएक्शन कम होने की वजह से ये हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, जबकि रिएक्टिविटी ऊपर के जो एलिमेंट है इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये हमें कभी भी फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो इसका क्या, इसका बी ऑप्शन मुक्त धातु अवस्था में पाए जाएंगे। रिएक्टिविटी कम, मुक्त अवस्था, रिएक्टिविटी ज्यादा, हमेशा ऑक्साइड फॉर्मेट में मिल सकते हैं, धातु मेटल सल्फाइड के फॉर्मेट में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिल सकते हैं, बट आपको फ्री स्टेट में कभी भी सोडियम नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? देखो जब भी हम बात करते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक, तो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्बन का यौगिक जिस पे कम से कम एक सिंगल बॉन्ड हो या एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो। ये कंडीशन ध्यान से रखिएगा,
कि अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन का सिंबल मतलब पूरा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, उसमें कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड आपको मिल जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो असंतृप्त यौगिक के रूप में जाना जाता है। तो असंतृप्त और संतृप्त क्या होगा? इसका सैचुरेटेड कार्बन जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन जुड़े हैं तो वो आपका सैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाएगा कि भाई वो क्या पूर्णतया संतृप्त है, सैचुरेटेड कार्बन के रूप में कंपाउंड कहलाते हैं। ओके गाइस, तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो देखो असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? तो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि यानी डबल बॉन्ड या त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कम से कम एक वहां पे होना ही चाहिए, तभी वो असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाएगा। इसके बहुत सारे जैसे इथाइन ग्रुप है, इथीन ग्रुप है, तो ये सारे आपके क्या है? असंतृप्त कार्बन है। जबकि जो एल्केन फैमिली है, एल्केन फैमिली मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे संतृप्त कार्बन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित अंगों में से कौन सा वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है? अब देखो, ये जो पीयूष ग्रंथि या इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दो हमारे लिए यानी हाइपोथालमस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी कोई पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो किसके आधार पे? हाइपोथालमस वहां पे जीआर यानी ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, उसके बाद से पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तेजित होती है, देन वो अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को ये विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचन करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करे। तो ये है कौन? कि वृद्धि हार्मोन कौन प्रोड्यूस किया? हाइपोथालमस प्रोड्यूस किया। और ये अच्छा हाइपोथालमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पे? आप देख सकते हो ये मेडुला ऑब्लिगाटा है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगाटा, ये अच्छा ये आपका हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन, और ये आगे फोर ब्रेन है। सो ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसके बीच में जो आप मिड ब्रेन कहें तो मिड ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगाटा के जस्ट ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथालमस होता है। तो इनकी लोकेशन भी आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे और है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये आपके लीवर के ऊपर, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, लीवर के ऊपर प्रेजेंट होती है। और थाइमस, ये तो थाइमस से जस्ट उसी के नीचे हो गई, हाइपोथालमस के पास ही प्रेजेंट होती है। तो और इस तरीके से आप यहाँ पे और देख सकते हैं जो पैनक्रीज होती है, पैनक्रेटिक जो पैनक्रेटिक जूस को प्रोड्यूस करती है। और ये साथ में थायराइड ग्लैंड्स, ये हमारे नेक के पास होती है, इस चीज को याद रखिएगा, ये नेक के पास हमारी कौन सी थायराइड ग्लैंड्स होती है। अच्छा, यही थायराइड ग्लैंड्स की वजह से जब किसी को थायराइड होता है तो इसी ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से जो नेक होता है उनका काफी मोटा फील होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने तटस्थ विलयन का पीएच मान कितना होगा? अब ध्यान समझिएगा। देखो, जब भी एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है। तो अगर देखिए एसिड और बेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है और बेस हमारा स्ट्रांग है तो हमारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिड भी स्ट्रांग और बेस भी स्ट्रांग तो न्यूट्रल बनेगा। या एसिड भी वीक हुआ, एसिड हमारा क्या हुआ? एसिड हमारा वीक हुआ, एसिड हमारा वीक हुआ और साथ में बेस हमारा वीक हुआ तो भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एसिड वीक, बेस वीक, न्यूट्रल। बट अगर ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एसिड हमारा स्ट्रांग और बेस हमारा वीक हुआ तो ये देखो बेस वीक एसिड स्ट्रांग तो किस नेचर का? एसिडिक नेचर का। और इसके जस्ट उल्टा अगर बेस जो हमारा अम्ल है वो वीक हो जाए और बेस आपका स्ट्रांग हो जाए तो इस बार बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक है तो न्यूट्रल। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भाई प्रबल है यानी दो, ये भी स्ट्रांग अम्ल है और स्ट्रांग क्षार है, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका पीएच 7 हो, यानी जिसका पीएच आपका 7 हो, यानी 7 से ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, 7 से कम आपका एसिडिक नेचर का होता है। और जिसका पीएच 7 होता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट यानी यहाँ पे जब प्रबल एसिड प्रबल बेस है तो आपका जो पीएच होगा वो 7 के नियर अबाउट होगा, 7 के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए हमने और भी चीजें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि भाई देखो जो बैटरी में
बैटरी जो होते हैं बेसिकली एसिडिक नेचर की होती हैं। स्टमक में हमारे HCl होता है, HCl को जैसा हमारा स्टमक एसिडिक नेचर का होता है, लेमन भी एसिड होता है, सोडा कई बार थोड़ा या टोमेटो हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनका भी पीएच आपका एसिडिक नेचर पे होते हैं। मिल्क भी हमारा क्या होता है, इसका भी पीएच 6 के आसपास होता है। वहीं यही वाटर के अगर बात करें प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। इसके बाद ब्लड का एक बेसिक नेचर का होता है जो पीएच। इसके बाद एग ये भी आपका बेसिक नेचर का। स्टमक देखो, अब स्टमक के नीचे आपको जो पैनक्रियाटिक जूस है वहाँ पे या बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। जो स्टमक में एसिड है, याद रखिए जो स्टमक में एसिड है उस एसिडिक नेचर को खत्म करने के लिए बाइल जूस जो आता है वो बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे सारे जो फैट है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद अमोनियम सॉल्यूशन, अच्छा साबुन भी हमारी बेसिक नेचर की होती है। ब्लीच है ये भी बेसिक होता है, ड्रेन क्लीनर ये भी आपके बेसिक नेचर के होते हैं, और माउथ में जो सलाइवा होता है वो भी हमारे बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे दांतों के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। चलिए और आगे चलते हैं। एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिकाग्र काट देता है। देखो अब ध्यान समझिए, वर्तिका काट देता है। वर्तिका काटने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्टिग्मा को काट दिया। वर्तिका यानी स्टिग्मा। अब एक चीज याद रखिएगा, देखो यहाँ पे जो एंथर है फिलामेंट है, यानी पुंकेसर, और जो इसका फिलामेंट्स है ये आपके स्टेमेन यानी मेल गैमेट्स के रूप में जाने जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल ऑन ओवरी ये आपके पेस्टिल यानी फीमेल गैमेट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो फीमेल गैमेट्स, अब देखिए स्टिग्मा को जैसे हमने कट किया तो इसके अंदर जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के थ्रू जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुंचना था, पॉलन ग्रेन पहुंचेगा नहीं। तो पॉलन ग्रेन जब अंदर इंटर नहीं कर पाएगा तो स्टाइल के थ्रू जाता है ओवरी में, और वहां पे अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन क्योंकि स्टिग्मा है नहीं, हमने कट कर दिया, पॉलिनेशन नहीं होगा तो स्टाइल के थ्रू जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो नहीं ओवरी तक पहुंचेगा, और हमारा पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं चलेगी, यानी उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन ब्रेक, यानी कोई भी सीड्स का या नेक्स्ट जनरेशन के सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? अब देखो इसको ऐसे समझिए कि देखो जब भी कोई पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, बॉल को हम लेते हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं ये बड़े साइज के, और इनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। उस स्पेस में जैसे हमने इसमें चीनी को घोलेंगे तो चीनी क्या होगी, इसके इन स्पेस के बीच में चली जाएगी, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हुए, वाटर यानी जल के पार्टिकल्स बड़े हुए, तो जल के पार्टिकल्स के बीच में जो कुछ रिक्त स्थान होगा उस रिक्त स्थानों में चीनी घुल जाएगी। चीनी हो या नमक हो, नमक में भी सेम केस होगा। तो वो जो खाली जगह होगी उस स्पेस में हमारा नमक या चीनी घुलेगा, जिसकी वजह से तो इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चीनी को जल में घोलना क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जल के पार्टिकल्स बड़े साइज में थे, उनके बीच में कुछ खाली जगह रहती है, क्योंकि कभी भी कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली फिल नहीं होता है, हमेशा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और अगर उससे छोटा पार्टिकल्स डालेंगे तो उस स्पेस में अगर जाएगा और वहां पे वो पार्टिकल आ जा रहा है, तो उस केस में पूरी तरीके से हमारा वो पार्टिकल्स या कंपाउंड उसके अंदर घुल जाता है। तो चीनी को जल में घोलना ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो जल है उसके पार्टिकल्स बड़े साइज होने की वजह से उसके बीच में स्पेस भी होता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, जिससे मोटिवेशनल मिले और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।